वेलकम टू विराट आईएएस एकेडमी। करंट अफेयर्स की अगली सीरीज़ में आज साइंस एंड टेक का पूरा ईयरली करंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो न्यूज़ है हमारा वो चंद्रयान 2 से रिलेटेड है। देखो, सितंबर 2019 को जो चंद्रयान 2 है, इसका जो लैंडर है विक्रम, ये चांद की जो सरफेस है, जो मून की सरफेस है, उसको टच करने से थोड़ी देर पहले ही इसका कॉन्टैक्ट ग्राउंड लेवल से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था। और इसको जो प्रोजेक्ट किया गया था वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के चंद्रयान 2 मिशन को श्रीहरिकोटा से प्रोजेक्ट किया गया था। अब पहला क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि ये लैंडर क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि लैंडर क्या है। देखो, लैंडर एक स्पेसक्राफ्ट होता है, जो सेफली, मतलब इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो सेफली किसी प्लानट की सतह पर पहुंच सके, उसे लैंडर कहते हैं। चंद्रयान 2 की कुछ विशेषताएं थी। इसकी एक स्पेशलिटी ये थी कि इंडिया का ऐसा पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन था, ऐसा पहला अंतरग्रहीय मिशन था जिसकी कमान 2 महिलाएं संभाल रही थी। एक महिला का नाम था एम वनीता, दूसरा का नाम था रितु करिधाल। इसका वेट 3250 किलोग्राम था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3850 किलोग्राम कर दिया गया था। ऑर्बिटर का वेट था 2379 किलोग्राम, लैंडर था 1471, जबकि रोवर का वजन 27 किलोग्राम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि ये रोवर क्या है। रोवर, देखो, रोवर एक व्हीकल होता है, ये एक वाहन होता है। जैसे कि मार्स पर आप देखें, मंगल ग्रह पर 4 रोवर गए हैं। एक रोवर आपने पढ़ा होगा जिसका नाम था सोजोर्नर, दूसरा रोवर था स्प्रिट, तीसरा रोवर था अपॉर्चुनिटी, चौथा रोवर था क्यूरियोसिटी। तो ये 4 रोवर गए हैं मार्स पर। और तो रोवर क्या होता है, एक व्हीकल होता है। तो रोवर का जो वेट था वो 27 किलोग्राम था। मिशन का टोटल कॉस्ट था 800 करोड़ रुपये। और इस मिशन का जो पर्पस था वो रिमोट सेंसिंग के थ्रू मून के सरफेस पर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका स्टडी करना, वहाँ जितनी खाईज हैं, ट्रेंचेस हैं, उन सब का स्टडी करना और डेटा को भेजना। नेक्स्ट है GSLV Mk3D2। ये इसरो का अब तक का सबसे पावरफुल रॉकेट है, जिसकी जो स्पेस क्राफ्टिंग कैपेसिटी है वो 4 टन है। तो क्योंकि ये बहुत हैवी लोड ले जा सकता है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है बाहुबली। देखो, यहाँ पर एक बात ये है, जैसे अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि चंद्रयान 2, तो इसमें रोवर के बारे में हमने पढ़ा, हमने लैंडर के बारे में पढ़ा। 2 कॉन्सेप्ट और बार बार आपको दिखाई देते होंगे, आप पढ़ते होंगे, एक GSLV, एक PSLV। PSLV क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये एक व्हीकल है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV भी एक व्हीकल है जो जियो सिंक्रोनस, जिसे कहते हैं, फुल फॉर्म है इसका जियो सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल। तो सबसे पहले PSLV की बात करेंगे। PSLV मेनली इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो अर्थ की ऑब्जर्वेशन है, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट हैं, उनके लिए मेनली डिज़ाइन किया गया है। ये अर्थ की ऑब्जर्वेशन के लिए है, पृथ्वी के परीक्षण के लिए, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के लिए है मेनली PSLV, जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। जबकि जो GSLV है, ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, जो संचार उपग्रह हैं, इन संचार उपग्रहों को लॉन्च किया जा सके। GSLV जो है वो सैटेलाइट्स को बहुत ही हायर एलिप्टिकल ऑर्बिट में डिलीवर करता है। GSLV सैटेलाइट्स को बहुत ऊंचे एलिप्टिकल ये होता है, ये शेप एलिप्टिकल होती है, उसमें डिलीवर कर सके। तो GSLV जो डिलीवर करता है, ये डिलीवर करता है ट्रांसफ़र ऑर्बिट में, जिसे GTO बोलते हैं, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफ़र ऑर्बिट। और इसके अलावा ये डिलीवर करता है सैटेलाइट को जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट में। तो ये जो PSLV
और GSLV हैं। तो PSLV और GSLV ये दोनों सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले वाहन हैं, व्हीकल हैं जो सैटेलाइट को लेकर जाते हैं और ऊपर ले जाकर छोड़ देते हैं। इन दोनों को इसरो ने डेवलप किया है और PSLV को तो इसरो का वर्क हॉर्स भी कहते हैं। ये जो PSLV है इसे इसरो का वर्क हॉर्स यानी कार्य करने वाला घोड़ा भी कहते हैं इसको, PSLV को। तो होपफुली GSLV और PSLV का कॉन्सेप्ट आपको ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट, जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर है इसको बनाने का अनाउंसमेंट किया है इसरो ने जनवरी 2020 में, और ये मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र कर्नाटक के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट के चैलकेरे नामक स्थान पर इसको बनाया जाएगा। अगली न्यूज़ है इंडिया के स्पेस सेंटर की। देखो, दिसंबर 2019 में इसरो ने तमिलनाडु के कुलशेखर पट्टिनम के पास एक स्थान है थूथुकुडी, वहाँ पर अपना जो सेकंड स्पेस सेंटर है उसके लिए लैंड एक्विजिशन शुरू किया है। इसरो का अभी तक का जो एक स्पेस सेंटर है, ओनली स्पेस सेंटर, वो सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। नेक्स्ट, नाविक के बारे में आपने सुना होगा। देखिए नाविक क्या है और नाविक क्या, किस उद्देश्य के लिए नाविक बनाया गया है, नाविक की डिटेल क्या है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नाविक जो है जनवरी 2020 में जो अमेरिकन कंपनी है क्वेलकॉम, अमेरिकन कंपनी क्वेलकॉम ने एक मोबाइल चिपसेट लॉन्च किया है। यह चिपसेट नाविक को सपोर्ट करेगा। अच्छा, नाविक है क्या? देखो, नाविक क्या है कि ये इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, इसको नाविक बोलते हैं। ये भारत का अपना क्षेत्रीय एक नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है जिसे IRNSS, इसका ऑपरेशनल नेम नाविक है, इसे IRNSS कहते हैं, और इस IRNSS का ऑपरेशनल नेम है नाविक। नाविक यह एक ऑटोनोमस रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है, मतलब एक स्वायत्त क्षेत्रीय सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। 15 किलोमीटर की राउंड की इसकी रेंज है और इंडिया दुनिया में ऐसा चौथा देश बना है जिसके पास अपना एक इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम होगा, जिसको इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने रिकॉग्नाइज किया है। अभी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO, देखो ये अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। यह एक मानक निर्धारण प्राधिकरण है जो मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग की सुरक्षा में सुधार करने के लिए और जहाज़ों द्वारा होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस IMO को 1958 में बनाया गया था जेनेवा में। यह IMO UN की एक एजेंसी है जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। देखो, मैं बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि जो इस तरह के बीच बीच में जो ये ऑर्गेनाइजेशन आते हैं या करंट पढ़ते हुए जो न्यूज़ आती हैं, हमेशा स्टेट सिविल सर्विसेज हो या सेंट्रल सिविल सर्विसेज हो, वहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेगा बल्कि बैकवर्ड जाएगा या उसके फॉरवर्ड जाएगा। तो जैसे हम यहाँ नाविक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि नाविक क्या है, तो नाविक इंडिया का रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है। जब इसको क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने इस मोबाइल चिपसेट इसके लिए लॉन्च किया है जो नाविक को सपोर्ट करेगा, तो IMO ने इसको रिकॉग्नाइज किया है WWRNS के एक घटक के रूप में, एक फैक्टर के रूप में। तो यहाँ पर IMO इम्पोर्टेंट हो जाता है और WWRNS इम्पोर्टेंट हो जाता है। WWRNS क्या है? ये वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है, वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि IMO की बैकग्राउंड क्या है और WWRNS की बैकग्राउंड क्या है, नाविक का नाम क्या है। तो नाविक क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। तो देखिए यहाँ डिटेल इसकी दी गई है कि नाविक या IRNS जो सिस्टम है ये 1500 किलोमीटर के दायरे में इंडिया को
एक सटीक इन्फॉर्मेशन देगा। प्राइमरी सर्विस इसका एरिया है, इसका एक्सटेंडेड सर्विस एरिया यानी कहाँ तक ये काम करेगा, इस तरह की बातें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट है नासा, दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट। जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उसने उसको अभी इनाग्रेट किया है। इसका नाम है स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS। 212 फीट ऊंचाई है, 23 मैक की स्पीड है, यानी 28,500 किलोमीटर पर आवर की लगभग स्पीड इसकी है। नेक्स्ट है नासा का पहला इलेक्ट्रिक विमान, तो ये भी नवंबर 2019 में आया है इलेक्ट्रिक प्रायोगिक विमान। इसका नाम है X-57 मैक्सवेल। नेक्स्ट एक नाम बार बार इंटरनेशनल बिलियनियर्स की लिस्ट में आ रहा है, एलन मस्क। देखो एलन मस्क जो हैं ये मूल रूप से साउथ अफ्रीका के रहने वाले हैं। इस समय कुछ समय पहले ये विश्व के सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे, लेकिन अभी जो एलन मस्क है जेफ बेजोस के बाद इनका सेकंड प्लेस है। तो एलन मस्क प्रेटोरिया के हैं और इन्होंने ही सबसे पहले पेपॉल बनाया था इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए। इस समय ये टेस्ला के CEO हैं और काफ़ी दुनिया में चर्चित व्यक्ति हैं एलन मस्क। चीन ने एक आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का सफलतापूर्वक संचालन संपन्न कर लिया है। देखिए दो तरह के न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, एक फिशन और एक फ्यूजन। फ्यूजन इंटीग्रेट करके होता है, फिशन जो है वो डिसइंटीग्रेट करके होता है। तो इसको आर्टिफिशियल सन भी कहा जा रहा है, कृत्रिम सूर्य जो चाइना ने बनाया है। तो ये सबसे बड़ा, इससे उम्मीद है कि इससे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। वर्ल्ड की एक फेमस जर्नल है नेचर। नेचर ने 2020 में दुनिया की 100 जो साइंस के सिटी हैं उनकी लिस्ट एक जारी की है, जिसमें फर्स्ट प्लेस मिला है चाइना के शहर बीजिंग को, और इसके अलावा इंडिया के भी 2 सिटी बेंगलोर और कोलकाता को इसमें जगह दी गई है। बेंगलोर का 97वां रैंक है, कोलकाता का 99वां रैंक है। अमेरिका के सबसे ज़्यादा सिटी हैं, चाइना के भी 2 सिटी हैं टॉप में। तो नेचर की ये रैंकिंग है। डीप फेक टेक्नोलॉजी का नाम बार बार हम सुन रहे हैं। ये होती क्या है डीप फेक टेक्निक? देखो डीप फेक टेक्निक क्या होती है, कई बार आपने देखा होगा कि इस तरह के वीडियोस आते हैं जिसमें वीडियोस में कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी होती है लेकिन उसमें आवाज़ किसी और की डाल दी जाती है। यानी वीडियो में कोई और व्यक्ति होता है लेकिन उसके मुंह से जो शब्द निकल रहे होते हैं वो कुछ और शब्द होते हैं। तो ये 2 शब्दों से मिक्स करके बना है डीप लर्निंग और फेक, इन दोनों का मिश्रण है। तो एक तरह से ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ये सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है। तो अमेरिका में अभी डीप फेक जो बिल है इसे मंजूरी दी गई है, क्योंकि इसमें किसी भी व्यक्ति के वीडियो को फेक बनाया जा सकता है और ये पहचानना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वो क्या कह रहा है, वो वास्तव में उसी के शब्द हैं या किसी और के शब्द हैं। तो इसलिए डीप फेक टेक्निक चर्चा में रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है अंतर्राष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक संयंत्र, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल प्लांट। तो ये जो इंटरनेशनल इस तरह का प्लांट है, ये इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल जो प्लांट है, ये देखो इसकी ITR इसे बोलते हैं। जो ITR है इसकी शुरुआत हुई है ITR टोकामेक की फ्रांस में। ये है क्या, एक तो ये जो ITR टोकामेक है ये फ्रांस में है, पहला पॉइंट तो यही बनता है। दूसरा, ये दुनिया का लार्जेस्ट टोकामेक है जो ये इस बात को बनाने की कोशिश कर रहा है कि जो फ्यूजन है, फ्यूजन से लार्ज स्केल एनर्जी बनाई जा सकती है फ्यूजन के प्रोसेस से। फ्यूजन जिसे हिंदी में कहते हैं संलयन, यानी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया से विशाल मात्रा में एनर्जी का निर्माण किया जा सकता है और ये कार्बन फ्री एनर्जी होगी। टोकामेक क्या होता है? टोकामेक एक एक्सपेरिमेंटल मशीन है, एक्सपेरिमेंट के लिए एक मशीन है जिसे इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि ये फ्यूजन की एनर्जी को हार्नेस कर सके,
फ्यूजन से नाभिकीय संलयन से जो एनर्जी बनेगी उस एनर्जी को ये हार्नेस कर सके, उसका संग्रहण कर सके। इस ITR का जो ये फ्रेमवर्क है, जो ये प्रोजेक्ट है, इसमें जो देश हैं उसमें एक देश है चाइना, दूसरा है द यूरोपियन यूनियन, तीसरा है इंडिया, चौथा है जापान, देन साउथ कोरिया, देन रशिया, देन यूनाइटेड स्टेट्स। ये इसके मेंबर्स हैं। तो जुलाई 2020 में हम मूल अपने ख़बर की तरफ आते हैं। जो ITR टोकोमैक है, इसकी शुरुआत हुई और इसकी शुरुआत की फ्रेंच प्रेसिडेंट ने वर्चुअली। तो इसमें कहा गया था कि जो दुनिया का सबसे बड़ा ये जो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, इसने 50% अपना काम पूरा कर लिया है। इंडिया भी इसमें शामिल हुआ था 2005 में। भारत के जो इसमें शेयर है वो 9.1% है। दुनिया की ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें इंडिया डायरेक्ट पार्टिसिपेशन कर रहा है। इसमें साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, जो बेस्टेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो अ लिटिल सन बनाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया में। अगर ये बनने में सफल हो जाता है तो वर्ल्ड को अनलिमिटेड एनर्जी मिलेगी और जिसमें कोई भी कार्बन का कंटेंट नहीं होगा, कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा। तो ऐसी कोशिशें की जा रही हैं। अगली खबर है, स्पाइनेकर नाम का एक सबसे बड़ा कंप्यूटर बना है। ये ब्रिटिश जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बनाया है मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के, और ये बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस कर सकता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आप बार बार जो हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में सुन रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन किस थॉट पर, किस बेस पर काम करता है, तो इसके पीछे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम करती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें बहुत ज़्यादा सीक्रेसी होती है और बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस होते हैं। कंप्यूटर के जो डेटा होते हैं उनसे छेड़छाड़ करना लगभग असंभव होता है। तो ब्लॉकचेन का मतलब आप ये समझें कि ब्लॉकचेन एक तरह से एक जो क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करता है, जैसे कि बिटकॉइन, और ये एक डिजिटल ट्रांजैक्शन का अकाउंट है। ये एक डिजिटल अकाउंट है ट्रांजैक्शन का। तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये टेक्नोलॉजी है। बिटकॉइन जिसके रेट लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट ने बिटकॉइन के बारे में अभी स्टेटमेंट दिया था कि बिटकॉइन को बैन करने का कोई औचित्य नहीं है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बिटकॉइन के सर्कुलेशन पर विचार करे। तो बिटकॉइन या ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे टर्म्स चर्चा में आ रहे हैं, जैसे बिटकॉइन है, दूसरा है माइनिंग। माइनिंग का मतलब बिटकॉइन को प्रिंट करना, मतलब बिटकॉइन बनाना, मतलब जैसे लेन देन होते हैं पासबुक में, उसी तरह का लेन देन बिटकॉइन का होता है, जिसे माइनिंग कहते हैं। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड टर्म है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब क्या है, देखिए जब आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो वहाँ एक माइनर ऊपर की तरफ एक मैसेज लिखा रहता है कि दिस चैट इज़ एनक्रिप्टेड। तो एनक्रिप्टेड का मतलब होता है एंड टू एंड, मतलब जिस व्यक्ति ने जिसको भेजा बस उन दोनों के बीच ही वो डेटा रहेगा, तीसरा कोई उसमें सेंधमारी नहीं कर सकता, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो ये एक तरह से कोड होता है जो एल्गोरिदम का यूज़ करता है। तो इसमें बिटकॉइन और जो ये टेक्नोलॉजी है इसमें भी इसी एल्गोरिदम की तरह से इसको बनाया जाता है। हैश क्या शब्द है इससे जुड़ा हुआ, हैश भी इसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का शब्द है जो आंकड़ों की पहचान के लिए हैश का इस्तेमाल करते हैं। वॉलेट क्या है, वॉलेट एक इंटरफेस होता है जिसे कहते हैं डिजिटल बटवा, उसको कह सकते हैं वॉलेट को। नेक्स्ट है ASIC यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। ये कुछ स्पेसिफिक कंप्यूटर हैं जो स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं और ये काफ़ी देखो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है। आप बस ये शब्द याद रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट हमारा जो न्यूज़ है हमारी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टेक्नोलॉजी है जो कंप्यूटर जो है वो इंसान की तरह अगर सोचेगा, जैसे आपने कई तरह की मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें जो रोबोट होता है वो इंसानों की तरह बिहेवियर करने लगता है, तो इसको ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो वो समय दूर नहीं है जब भविष्य में ऐसी मशीनें बनेंगी जो व्यक्तियों की तरह सोचेंगी, मनुष्यों की तरह सोचेंगी और मनुष्यों की तरह बिहेव करेंगी। तो जब ऐसा होगा तो इसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जा रहा है। तो ये एक टेक्नोलॉजी है जो अपनी परिस्थितियों के अनुसार जैसे ह्यूमन बीइंग्स बिहेव करते हैं ये उसी तरह से बिहेव करती है। दुनिया का भारत में जो पहला सैटेलाइट बेस्ड नैरोबैंड IoT नेटवर्क है, वर्ल्ड्स फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड नैरो IoT नेटवर्क, तो BSNL और एक कंपनी है जिसका नाम है स्काइलो, इन दोनों ने हाथ मिलाया है आपस में और ये नैरोबैंड IoT का मतलब यहाँ IoT का मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स,
इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द भी बार बार प्रचलन में आता है करंट में, और आप इसे पढ़ते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, एक उपकरणों का, एपरेटस का एक ऐसा समूह है जो आपस में इंटरनेट से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जो एपरेटस हैं, जो उपकरण हैं, उनमें वायरलेस सेंसर हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, एक्चुएटर हो सकते हैं, कंप्यूटर डिवाइस हो सकते हैं। मतलब ये ऐसी टेक्निक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसमें यूज़ की आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टीवी है, मोबाइल है, इवन आपके घर का जो दरवाज़ा है, वो सब इंटरनेट से जुड़े होते हैं और आप दूर से उन्हें ऑपरेट करते हैं, सेंसिंग से, रिमोट सेंसिंग से, यानी रिमोटली आप कहीं से भी उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के दायरे में हैं तो हमारा एक ही डिवाइस से हम कमांड कर लेंगे और सारा सामान हमारा एक ही डिवाइस से चलेगा। यानी पूरे घर के सीसीटीवी, पूरे घर का एसी, पूरे घर के फ्रिज, पूरे घर का जो जो डोर क्लोजिंग सिस्टम है, तो ये जो टेक्निक है एक सेंसर के माध्यम से कार्य करती है। तो ये तो एक घर की बात हो गई। अगर इसको किसी देश में, किसी प्रदेश में, किसी सिटी को आईओटी से जोड़ दिया जाए तो उस सिटी के सारे ऑपरेटर्स, उस सिटी का पूरा सिक्योरिटी स्ट्रक्चर, पूरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के हाथों में होगा, जो उसी एक कमांड से चलेगा और डेटा को वहाँ से लिया भी जा सकेगा। तो इसी तरह का एक ये जो आईओटी, नैरो बैंड आईओटी है, इसको बीएसएनएल ने हाथ मिलाया है स्काइलो नामक कंपनी के साथ जो अमेरिका में है, और इंडियन, इसमें 2-3 इंडियंस लोग भी इसके साथ, फाउंडर तो इंडियन ही है स्काइलो के। तो मेड इन इंडिया सॉल्यूशन को स्काइलो डेवलप कर रही है इंडिया में। बीएसएनएल के सैटेलाइट जो उसके टावर हैं उसके थ्रू लोगों को कनेक्ट किया जाएगा। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इंडिया का जो समुद्री क्षेत्र है वहाँ तक नेट की कनेक्टिविटी मिलेगी, और नेट की जो कनेक्टिविटी की दिक्कतें हैं वो इंडिया में फिर कहीं नहीं रहेंगी। यानी पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी, ईस्ट से वेस्ट, हर जगह मिलेगा। तो थोड़े एरिया में भी ये नेटवर्क काम करेगा जो सारे डेटा को, सारे एपरेटस को आपस में जोड़ेगा, यानी नेट की सर्विसेज मिलेंगी। नेक्स्ट है डार्क फाइबर। देखो डार्क फाइबर क्या है? डार्क फाइबर आपने देखा होगा कि जो ये एक ऑप्टिकल फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर जो धरती के अंदर जिसको डाला गया है, और इसका फ़िलहाल बहुत ज़्यादा यूज़ किया नहीं जा रहा है। तो डार्क फाइबर में नेट की स्पीड भी बहुत तेज़ होती है और ये कंप्लीट रिफ्लेक्शन पर काम करता है डार्क फाइबर। तो हाल ही में जो ये कंपनीज़ हैं इंडिया में जो नेट सर्विसेज या टेलीकॉम कंपनीज़ हैं ये प्रोवाइड करती हैं, इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट का जो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड है इससे कॉन्टैक्ट किया है ताकि इसका ये इस्तेमाल कर पाएँ और अपनी कैपिटल को बचा पाएँ, और इसके थ्रू ये 4G सर्विसेज जैसी सर्विसेज दे पाएँ और LTE सर्विसेज दे पाएँ। LTE का फुल फॉर्म है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। नेक्स्ट है जो साथी पहल क्या है? देखो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथी, क्योंकि ये जो साथी है इससे जुड़े हुए कई सारे शब्द काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूज कर रहे हैं। इसमें एक शब्द तो साथी हो गया, साथी यानी सोफिस्टिकेटेड, एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, यह साथी। साथी जो है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंडर में जो डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसकी एक स्कीम है और इसको डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है। इसके अंतर्गत जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसने 3 सेंटर सेटअप किए हैं। एक सेंटर इन्होंने सेटअप किया है IIT खड़गपुर में, दूसरा सेटअप किया है IIT दिल्ली में, तीसरा सेंटर बनाया है IIT BHU में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में। अगले 4 सालों में प्रत्येक हर साल 5 साथी सेंटर बनाए जाएंगे, ये भी टारगेट है सरकार का। इन सेंटर में होगा क्या? इन साथी सेंटर में, साथी पहल में जो मेजर एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो लगाई जाएंगी। तो ये साथी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एनालिटिकल एपरेटस लगेंगे, ऐसे उपकरण लगेंगे जिनसे एनालिसिस किया जा सकता है, ताकि जो फॉरेन रिसोर्सेज पर इंडिया की डिपेंडेंसी है वो कम हो जाए। और अगले, जैसा कि हमने भी डिस्कस करा कि अगले यानी हर साल, अगले 4 सालों तक हर साल 5 साथी सेंटर इंडिया में बनाए जाएंगे। अभी 3 जगह बने हैं।
तो ये तो डीएसटी वाला साथी था, ये साथी है डीएसटी वाला। लेकिन इस डीएसटी वाले साथी से अलग एक और मिलती जुलती स्कीम है जिसका नाम है SAATHI साथी। ये अलग है साथी, हिंदी में तो साथी ही लिखा जाएगा, लेकिन ये वाला साथी अलग है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक वाला, और SAATHI अलग है। इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड एडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्रीज इनिशिएटिव्स। ये फुल फॉर्म है इसका। यह मेनली देखो, ये वाला जो साथी है ये SAATHI, ये मेनली टेक्सटाइल की पहल है, टेक्सटाइल की, जो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल है ना, यानी जो कपड़ा मंत्रालय है, ये उसका कदम है, ताकि एक ऐसा जो पावरलूम सेक्टर है, जो कपड़े बनाने की जो हथकरघे होते थे पहले, अब वो पावरलूम हो गए हैं, पहले हैंडलूम होते थे, पावरलूम है, तो वहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड किए जाए जिसमें कम एनर्जी लगती हो, कम बिजली लगती हो, बस आप ऐसे समझें, एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। इसके लिए SAATHI वाला ये साथी है कपड़ा मंत्रालय वाला। ये ध्यान से आप डिफरेंस करिएगा इसमें, क्योंकि कमीशन बहुत कंफ्यूज करता है मिलते जुलते नामों से क्वेश्चन पूछकर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह का एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है सात। इसका फुल फॉर्म होता है सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। ये साथ इन दोनों साथी प्रोग्राम से अलग है। ये साथ जो है ये नीति आयोग की एक पहल है, एक इनिशिएटिव नीति आयोग का। इसका उद्देश्य क्या है कि एजुकेशन और हेल्थ का जो सेक्टर है उसको मेंटेन करना, और फ्यूचर रोल यानी 3 ऐसे राज्य तैयार करना देश में जो रोल मॉडल हो, 3 आदर्श राज्य विकसित करना हेल्थ के क्षेत्र में और एजुकेशन के क्षेत्र में जो बेस्ट हों। ये उद्देश्य है साथ नामक प्रोग्राम का। तो हमने 3 मिलते जुलते शब्द पढ़े, साथी हमने यहाँ से पढ़ा, इसके अतिरिक्त इसमें हमने एक चीज़ और एडिशन कर लिया साथी, और इसके अतिरिक्त हमने इसमें एक और एडिशन पढ़ा साथ। तो तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तीनों को याद रखने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट देखिए, जो लेबर और एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो ग्रीवांसेस हैं, जो शिकायतें हैं, उनके रेड्रेसल के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है संतुष्ट, ताकि ज़मीनी लेवल पर, ग्राउंड लेवल पर जो लेबर लॉज हैं उनको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सके। और ये जो श्रम और रोज़गार मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, उसने शुरू किया है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन है जिसकी शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने की है। देखिए, हाइड्रोजन एनर्जी का एक बहुत बड़ा सोर्स है। 2020-21 के जो केंद्रीय बजट है उसमें इसका अनाउंसमेंट किया गया है, ताकि जो हमारी बैटरियां हैं जो कार्स में, इन्वर्टर्स में इस्तेमाल होने वाली बैटरियां हैं, उनके अंदर जो जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, जितने मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं, उन पर डिपेंडेंसी कम हो। क्योंकि एक बैटरी के अंदर लेड का इस्तेमाल भी होता है, कॉपर का इस्तेमाल भी होता है, सिल्वर का इस्तेमाल भी होता है जब एक बैटरी बनाई जाती है बस के लिए, कार के, बाइक के लिए या इन्वर्टर्स के लिए। तो हाइड्रोजन मिशन का इसका पर्पज़ ये है कि इस तरह की बैटरियों में ये एलिमेंट कम इस्तेमाल, इन पर डिपेंडेंसी हमारी कम हो जाए। तो एक ऑल्टरनेटिव टेक्निक डेवलपमेंट के लिए ये ग्रीन हाइड्रोजन का नाम भी इसको दिया गया है। तो बसों के लिए, बसों में ये लगती हैं बैटरियाँ, तो 18,000 करोड़ का बजट है ताकि इस दिशा में आगे बढ़ा जा सके। नेक्स्ट, मार्स मिशन है। बहुत सारे देश मंगल का मिशन चला रहे हैं, जैसे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, 7 देशों का एक 7 रियासतों का, एमिरेट्स का एक कंबाइंड नाम है UAE। इनके मार्स यानी मंगल मिशन का नाम है होप मिशन। चाइना ने नाम रखा है अपने मिशन का तियानवेन-1, और US का नाम है मार्स 2020। तीनों को याद रखने की आप कोशिश करें। नेक्स्ट है टेलीमेडिसिन। देखो, टेलीमेडिसिन है क्या? जब कोई घर बैठे डॉक्टर से व्हाट्सएप पर या टेलीग्राम पर या ईमेल पर कंसल्टेशन लेता है, और वो डॉक्टर मेडिसिन भी उसे किसी पर्चे पर ना लिख करके, किसी पेपर पर ना लिख करके, उसे व्हाट्सएप करके या टेलीग्राम करके उसे मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है,
तो इसको टेलीमेडिसिन कहते हैं। कोरोना क्राइसिस के बीच क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस कम हो गया है, तो टेलीमेडिसिन का सेक्टर बहुत तेज़ी से राइज हुआ है और इसका जो बाज़ार है वर्तमान कहा जा रहा है कि 22,000 करोड़ का बाज़ार है और 20% की ग्रोथ ले रहा है। अब ये चर्चा में किस लिए है? चर्चा में इसलिए है कि जो बीमा कंपनियां हेल्थ इंश्योरेंस देती हैं, तो अभी तक ये स्पष्ट स्थिति बन रही थी कि क्या टेलीमेडिसिन भी सेटलमेंट क्लेम में आएगा, क्या टेलीमेडिसिन का खर्च भी बीमा कंपनियां देंगी। तो बीमा कंपनियों की जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो उनको कंट्रोल करने वाली बॉडी है, जिसे इरडा कहते हैं, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने ये अब कस्टमर्स के फेवर में डिसीजन दिया है और ये बोला है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस और जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो टेलीमेडिसिन को भी सेटलमेंट में शामिल करेंगी, यानी टेलीमेडिसिन के थ्रू जो डॉक्टर्स ने प्रिस्क्रिप्शन किया उसका खर्च भी कस्टमर को, पेशेंट को उन्हें देना होगा। तो इस तरह से टेलीमेडिसिन चर्चा में रहा है। तो होप आज के इस साइंस और टेक्नोलॉजी का लेक्चर फ्रूटफुल रहा होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर चलेंगे, देखिए पूरे वर्ष के जो हम पूरा राउंड ले रहे हैं पूरे साल के करंट का, हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। उसका टेलीग्राम पर पूरा PDF के थ्रू नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। जिन्हें नोट्स नहीं मिल रहा है वो कोचिंग के व्हाट्सएप पर या नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, उन्हें नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा। और करंट का जो नेक्स्ट सेशन है आज इसे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर इसकी शुरुआत करेंगे। थैंक यू।